थैंक यू मैडम। थैंक यू। श्री रमेश विदुरी जी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही ऐसे भारत के प्रगति के पथ पर ले जाने वाले विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैडम, हम सब ने वह भारत देखा है जहां भूख से पीड़ित एक लाचार व्यक्ति आसमान में उड़ते जहाज को देखकर यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कभी आसमान छू भी सकता है, कभी कल्पना नहीं कर सकता था। 2014 में दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता माने प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने वो करके दिखाया उस गरीब के सपने को कि आसमान में उड़ता जहाज भी जमीन पर बैठे उस गरीब को नसीब हो जाए। और उसमें कहा गया कि परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, शोर मचाते भी रहे, लेकिन माननीय अध्यक्षा जी, इसी आत्मनिर्भर बजट के अंदर सिविल एविएशन मंत्रालय के लिए 10,667 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 600 करोड़ उड़ान योजना के माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने का संकल्प के साथ में काम करेगा। उड़ान शब्द ही माने प्रधानमंत्री जी की सोच बताती है कि इसका मतलब है कि उड़े देश का हम नागरिक उड़ान के द्वारा। पहले हवाई यात्रा बड़े बड़े लोग किया करते थे, गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब आम नागरिक हवाई यात्रा कर रहा है। हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का सफर, जो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज में उड़ेगा, तो यही बहुत लोग इसको हंसी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो साकार करके दिखाया। इसी उड़ान में 165 करोड़ का प्रावधान एयर इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारियों के स्वास्थ्य में खर्च किया जाए। केवल ये नहीं है, भारत की ही संस्कृति है, बाहर की संस्कृति नहीं है कि अगर रिटायर हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, उसका सम्मान कैसे हो। यह दर्शाता है कि किस प्रकार हम उनकी भी चिंता करते हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से लगभग 60 लाख लोग मात्र 2500 रुपए की टिकट पर यात्रा कर रहे हैं। इसी उड़ान यात्रा में अब 1000 नए मार्गों पर प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक लोग उड़ान भरेंगे। ऐसा ये भारत नया भारत है। मैडम जी, अटल जी की सरकार के समय एयर इंडिया का लोगो था महाराजा। मैं आप सदन को भी यह अवगत कराना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जब भारत के संगठन में संगठन मंत्री के दायित्व पर थे, तब इन्होंने कहा था, अटल जी से आग्रह किया था कि इस लोगो को जो महाराजा का लोगो है, इसे बदलकर सामान्य जन का लोगो बनाया जाए। और ये सोच ही देश की दिशा व दशा बदलने की सोच थी कि तब भी उन्होंने ये बात अटल जी से कहा था। नए एयरपोर्ट के निर्माण से न सिर्फ उड़ान योजना सफल होगी, परंतु रोजगार, अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन इत्यादि भी बढ़ेगा। 2017 से 900 नए रूट को अनुमति देना, 350 नए रूट कार्यरत हो जाना, 50 बंद एयरपोर्टों को सुचारू रूप से पुनः चलाना। आजादी के 65 वर्षों में 1947 से 1974 तक मात्र केवल 14 देश के अंदर एयरपोर्ट हुआ करते थे, जो बढ़कर 2014 से 21 के बीच में 54 और बढ़ा दिए गए हैं। और 2024 तक का लक्ष्य है कि 200 एयरपोर्ट देश के अंदर बना दिए जाएंगे कि हर गरीब व्यक्ति भी अपने सुगम उसके यात्रा के लिए और अपने समय को बचाने के लिए हवाई जहाज का उपयोग कर सके। मेरे मित्र कांग्रेस के ये मित्र राग अलापा कर रहे हैं कि सब कुछ बेच दिया, निजी कंपनियों को दे दिया। मैं उनको इस बात के लिए इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि कभी कभी सोचते नहीं कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को जली, कि तुम्हारे कुकर्म कैसे थे और तुम उंगली किसके ऊपर उठा रहे हो। डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत किसने की? वर्ष 1991 में जब ऑनरेबल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब 2500 करोड़ रुपया सरकारी कंपनियों को बेचकर सरकार चलाने के लोगों ने 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में हुआ था। नई इंडस्ट्री पॉलिसी 24 जुलाई 1991 को लॉन्च हुई, जब देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हुआ करते थे। अगले 3 वर्षों में 7000 करोड़ का टारगेट रखा गया कि 7000 करोड़ से पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। तो तब बेचकर ये देश को चलाने का जो निर्णय किया था, इन लोगों ने किया था। और आज
जब भाषण शुरू होता है अधीर जी है नहीं, सब बेच दिया, रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया। और रेल मंत्री जी ने कहा ना रेल को बेच रहे ना रेलवे को बेच रहे, रेल मंत्रालय ही चलाएगा। लेकिन भ्रम फैलाने को जो जाल फैलाते हैं ये इनके लिए है। 39 PSUs में से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है 31/3/1995 तक की सरकार के माध्यम से, जिससे 7,000 करोड़ को सरकार ने पैसे में उसको बेचा है। तब डील 14,000 करोड़ की होती थी। 14,000 करोड़ में 7,000 करोड़ तो सरकार के खाते में आता था और 7,000 करोड़ कहीं ना कहीं किनके नेताओं के घरों में आ जाया करता था, जिसके जमानत के ऊपर आज इनके नेता भी घूम रहे हैं उन स्कैंडलों को लेकर। इसीलिए वो जो देश का पैसा था, देश के टैक्स पेयर का पैसा था, वो पैसा कहां जाता था। वर्ष 2014 में यूपीए के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डिसइन्वेस्टमेंट का वादा ये किया गया था। इनके 2004 के मैनिफेस्टो में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब डिसइन्वेस्टमेंट का मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि सारी PSUs को हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे। आज कांग्रेस एयर इंडिया के विषय में रो रही है, उसके लिए गुनाहगार एनडीए सरकार को कह रही है। और मैं सत्य प्रकट कर रहा हूं जी, इतिहास निकाल लीजिए। भारत में पहला कॉमर्शियल जहाज जो था 18/2/1911 को उड़ाया गया था जी। वर्ष 1932 में JRD टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। टाटा ने प्राइवेट सेक्टर में इतनी क्षमता थी कि वह स्वतंत्रता के बाद एविएशन सेक्टर को बढ़ा सकता था, परंतु नेहरू जी ने 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया और लोगो दिया महाराजा का कि महाराज लोग इसमें चल सकते हैं। ये उस टाइम अगर आबादी 70,000 करोड़ रही होगी, 125 करोड़ के करीब अगर आज है, तो उस टाइम महाराजा का लोगो देने का काम इन्हीं लोगों ने दिया, नेहरू साहब ने दिया था जी। क्योंकि वह थे महाराजा और जो बैठने वाले थे उनमें वो होंगे केवल उनके युवराज। एयर इंडिया 2007 से घाटे में है। 2007 में सत्ता में कौन था पूछना चाहता हूं। प्रतिदिन 20 करोड़ रुपए का नुकसान किसके कारण हुआ? 2007 के बाद इतिहास शुरू हुआ। पिछले वर्ष 50,000 करोड़ का नुकसान पिछले वर्षों में। क्या जनता का पैसा व्यर्थ जाने दें? यह नया भारत है और यह बढ़ेगा भी और उड़ेगा भी। इसलिए एयरपोर्ट को प्राइवेट करने का आरोप लगाने वाले को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। इसलिए दिल्ली में IGI टर्मिनल 3 को GMR को किसने दिया, यह भी मैं पूछना चाहता हूं कि बताएं उस टर्मिनल को GMR को किसने बेचा, किसने दिया था? आज की सरकार ने नहीं दी, बल्कि 2014 की सरकार ने। मुंबई एयरपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर में किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, आज की सरकार ने नहीं दिया। ये सब इनके कुकर्म में। इसलिए मैं इनके थोड़े पोतड़े खोलना चाहता हूं। मैडम 1 मिनट में बस। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। अब इनको ज्यादा दर्द लगने लगेगा, नेता तो भाग गए, लड़ने भिड़ने के लिए शोर मचा लेगी, इनको छोड़ के चले जाते हैं। वो तो आते नहीं, शर्म आती है, हाउस में किस मुंह से आकर बैठे, जवाब सुन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इन बेचारों को छोड़ जाते हैं। यहाँ पर माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, शाहबाद गांव में और एक नांगल देवत गांव जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बराबर में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बराबर में है, वहां पर उन लोगों को वहां पर रीएलोकेट किया गया जब एयरपोर्ट बना एशियाड में। मैडम ये 1 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। तब वो रिसेटलमेंट किया गया था, तो वहां वो गांव तो बसा दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, पर वहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है, वहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है। एक 700 साल पुराना गांव था जिसको उजाड़ कर देश के लिए, राष्ट्रवादिता के लिए उन लोगों ने, बिचारों ने प्लॉट उनको दिए गए, वहां रह रहे। लेकिन ऐसी फैसिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करे, मैं मंत्री से निवेदन करूंगा। और उसके साथ साथ वहां उसी के बराबर में जो मेट्रो के लिए, मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को, सिंधिया साहब को, कि मेट्रो जो स्टेशन वहां पर जा रहा है उसके लिए मैंने निवेदन किया और 4 दिन में इन्होंने जो जमीन GMR से ट्रांसफर करा के मेट्रो को दे दी, उसके लिए तो धन्यवाद करूंगा। लेकिन एक जो वहां पर शाहबाद एक गांव है, उस गांव के चारों तरफ की जमीन एक बार सरकार ने कर ली, गांव को बाउंड्री के अंदर बंद कर दिया गया। GMR कंपनी को, जो इन कांग्रेस के कुकर्मों के कारण उसको दे दी गई, वो GMR कंपनी ने बाउंड्री कर दी। अब गांव के लोगों को वहां पर पैदल चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए जगह नहीं है। आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग वॉक करना चाहते हैं, इसलिए उस जमीन को जो उन्होंने बाउंड्री कर ली है GMR ने फालतू में, जबकि उनकी एक बाउंड्री अंदर है, उन्होंने कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग करके वो ऑर्डर करा लिया और वो आज लोग, गांव के लोग गुलामी की तरह जी रहे हैं। तो होनहार बच्चों के जीवन को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी इसकी चिंता करें कि GMR के लोगों से कहें कि वॉक करने के लिए वहां पार्क की व्यवस्था वो उन लोगों के लिए जमीन को दी जाए। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार जी।